रात के 1 बजे का वक्त था। चारों ओर बस घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। सरसराहट की आवाज के साथ हवा चल रहे थे। दूर कहीं सियारों के रोने की भयानक आवाजें आ रहे थे। सब जगह सन्नाटा पसरा था। नितिन, सुरेश, कपिल तीनों पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी में सबने खूब जमकर मजा किया। काफी समय बाद तीनों दोस्त आपस में मिले थे, तो एंजॉय करना तो लाजमी था। तीनों दोस्त शहर से काफी दूर पार्टी में आए थे। ये पार्टी उनके किसी खास रिश्तेदार ने यहाँ रखी गई थी। लौटते वक्त तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। दरअसल उनके घर लौटने के रास्ते में ही ये जंगल पड़ता था। जंगल बहुत घना और गहरा था। लोगों का ये मानना था कि जो इस जंगल में रास्ता भटक जाए फिर उसका वापस लौटना नामुमकिन होता है, और रात के वक्त तो इस जंगल में गुजरना मानो साक्षात मौत का सामना करना। लेकिन इस बात से अनजान तीनों यार उसी रास्ते से सफर कर रहे थे। तभी सुरेश बोला, गाड़ी तेज चला नितिन, बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहा है? अरे 80 की स्पीड में भाग रही है गाड़ी, इससे फास्ट अब क्या चलाऊं? तीनों दोस्त पूरी नशे में मदहोश थे। तभी कपिल बोला, तुम चुप रहो सुरेश, गाड़ी नितिन को चलाने दो। तो सुरेश बोला, मानना पड़ेगा यार, आज तो मज़ा ही आ गया है ना? हाँ यार, सोचा नहीं था कि पार्टी में इतने लोग आएंगे। मज़ा तो बहुत आ गया, मगर हमने ये प्लान घर वालों से छिपाया, इसका थोड़ा बुरा लग रहा है ना? हाँ यार, अगर छिपाते नहीं तो फिर प्लान सक्सेस भी तो नहीं हो पाता। हमारी बीवियाँ क्लास लेती, वो अलग। नितिन भी पीछे बैठे दोस्तों से बातें कर रहा था। उसका ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा नजर आया। तो कपिल बोला, अरे सामने देख। नितिन ने सामने मुड़कर स्टीयरिंग संभाला और चिल्लाते हुए झट से हैंड ब्रेक को पूरी ताकत से खींच लिया। लेकिन गाड़ी रुकती उससे पहले ही सामने खड़े आदमी को गाड़ी ने उड़ा दिया। चिल्लाने की आवाज के साथ ही वो आदमी उछलकर दूर जा गिरा। गाड़ी भी बंद हो गई। तभी सुरेश बोला, ये कैसे हो गया? तीनों अचानक इस घटना से कांप उठे। डर के मारे जल्दी से तीनों गाड़ी से बाहर निकले। तो सुरेश घबराते हुए बोला, ये तूने क्या किया नितिन? तो तभी कपिल बोला, जो भी था गाड़ी से टकराकर मर गया होगा। क्या हो गया ये सब? अब तो मर्डर केस में अंदर जाएंगे हम लोग। सीधा केस बनेगा कि शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे और किसी को उड़ा दिया। चुप हो जा तुम दोनों, नितिन चिल्लाते हुए बोला। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो हुआ अचानक हुआ और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे? तो नितिन बोला, सबसे पहले उस आदमी को ढूंढते हैं जो गाड़ी से टकराया था। अगर जिंदा हुआ तो उसे अस्पताल ले जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा। गाड़ी बहुत स्पीड थी, उसका मरना तो तय है। साले को हमारी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। शांत हो जाओ, बस उसे ढूंढो और फिर निकलते हैं। लेकिन धुंध की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तीनों काफी देर तक सड़क किनारे उसे ढूंढते रहे। फिर झाड़ियों में भी छानबीन की, मगर जब कुछ नहीं मिला तो थक हार कर सब वहीं बैठ गए। तभी कपिल बोला, सब जगह देख लिया पर कहीं कुछ नहीं मिला। तो सुरेश बोला, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम सब ने अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को, उसके चिल्लाने की आवाज़ भी तो आई थी। तो नितिन बोला, मुझे लगता है कि हम जो कर सकते थे वो हमने किया। अब शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
तो सुरेश बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, रात को यहाँ मारे मारे फिरने से अच्छा है कि जो हुआ उसे भूल जाते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है, जो होना था वो तो अब हो ही गया, चलो चलते हैं। तीनों वापस कार में बैठ गए। नितिन ने गाड़ी चालू की। तभी कपिल ने कहा, यार मुझे जोर की लगी है, बस 2 मिनट रुक, मैं हल्का होकर आता हूँ। तभी नितिन बोला, अच्छा ठीक है, जा ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी आना। कपिल गाड़ी से निकलकर झाड़ियों में गया और हल्का होने लगा। बीच जंगल में हल्का होने का मजा ही कुछ अलग है। हल्का होने के बाद जैसे ही वो मुड़ा, डर के मारे उसकी भयानक चीख निकल पड़ी, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, यहाँ आओ। इतने में ही कपिल की आवाज़ सुनते ही सुरेश और नितिन भी भागे भागे वहाँ आ गए। तो नितिन बोला, क्या हुआ कपिल ने सही कहा था, वहाँ एक लाश थे जो कि पेड़ से लटक रहे थे, मगर वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद कपिल की ही थे। पर ये कैसे हो सकता है? सुरेश जोर जोर से रोने लगा। नितिन भी बिलख पड़ा। ये कैसे मुमकिन था, या फिर ये कोई सपना था? उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी 1 मिनट पहले ही तो कपिल ने आवाज़ दी थी। कपिल उनके बगल में ही खड़ा है, तो फिर कपिल की ही लाश पेड़ पर कैसे लटक सकती है? वो तीनों भागकर तुरंत गाड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स गाड़ी के पिछली सीट पर बैठा हुआ है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो ही था जिसे कुछ देर पहले गाड़ी ने टक्कर मारी थी और जिसकी लाश को कुछ देर पहले तीनों दोस्त ढूंढ रहे थे। उस आदमी को सही सलामत गाड़ी के अंदर देख तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तभी उनकी नज़र सीधे गाड़ी के सामने पड़ी तो उन्होंने वहाँ पर 3 लाशें देखी। तीनों लाश उन्हीं लोगों की थे, यानी कि कपिल, सुरेश और नितिन के। उन्हें अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनका दिमाग जैसे घूम रहा था। उन्होंने गाड़ी के अंदर देखा तो वो शख्स अब गायब हो चुका था। वो लोग तुरंत गाड़ी में जाकर बैठे और जैसे तैसे गाड़ी चलाते हुए उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर बार बार उनकी आंखों के सामने उन्हीं की लाश तैर रहे थे, कभी रास्ते में तो कभी पेड़ के ऊपर। उन्हीं में से एक का, नितिन का, गाड़ी पर से कंट्रोल बिगड़ा और फिर गाड़ी वहीं पास ही में सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह जब उनकी आँख खुले तो वो लोग गाड़ी में अटके पड़े थे। गाड़ी के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चूर हो चुका था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला गया और फिर अस्पताल भेजा गया। हालांकि वो लोग सही सलामत थे, मगर उनकी दिमागी हालत वो कुछ सही नहीं थे। उन्हें अस्पताल के साइकाइट्रिक वार्ड में रखा गया। आज भी वो तीनों दोस्त उसी साइकाइट्रिक वार्ड में ही पड़े हैं। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। उस रास्ते पर उस रात क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, मगर वो रास्ता कहते हैं कि आज भी उस रास्ते से रात में कोई नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1955 ठंड का महीना था। ठंड के महीने में दिन का सूरज बहुत देर से निकलता है। उस वक्त जो किसान होते हैं, जिनकी अपनी खेती होती है, उन्हें और बहुत काम होते हैं जो उन्हें निपटाने होते हैं।
इसलिए ठंड के महीने में जितना हो सके वो अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बिट्टू जल्दी उठ, चल खेतों में पानी देने चलना है। मान सिंह अपने बेटे से बोले, जिसका नाम सूरज था, लेकिन प्यार से वो उसे बिट्टू बोलते थे। बाबा लेकिन इतनी सुबह? नींद में अलसाई हुई आवाज से अपने आप को कंबल से ढकते हुए बिट्टू बोला, अरे अभी खेतों में पानी दे देंगे तो बाकी का काम होते रहेंगे, मालूम है ना ठंड में दिन छोटे होते हैं, चल जल्दी कर। वो उससे बोले, अच्छा ठीक है, आप आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। वो थोड़ा उकसाते हुए बोला। ये सुनकर मान सिंह आगे निकल गए, ये सोचकर कि पीछे से बिट्टू आ जाएगा, लेकिन बिट्टू ठंड और आलस में अपनी कंबल वापस से ओढ़कर सो गया। इधर इतनी सुबह सुबह सूरज भी अभी तक नहीं निकला था। मान सिंह अपने खेतों की तरफ जाने लगे। वो अपने खेतों की तरफ काफी नजदीक पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनके पीछे पीछे भी कोई आ रहा है। सूरज निकलने में अभी थोड़ा वक्त था तो अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ छाया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई पीछे चलता हुआ दिखा। उन्हें लगा कि वो बिट्टू ही है जो अभी आ रहा होगा। अंधेरी की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहे थे वो। चल जल्दी से पानी देना शुरू कर। अपने काम में व्यस्त मान सिंह बिट्टू से बोले। वो जो भी था वो बिट्टू तो नहीं था। मान सिंह को लगा कि वो बिट्टू होगा, पर वो बिट्टू था नहीं, कोई और ही था। वो जो कोई भी था उसने बिना कुछ कहे मान सिंह की बात सुनकर खेतों में पानी देना शुरू किया। बीच बीच में मान सिंह उससे बातें कर रहा था, लेकिन वो कोई भी था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इससे मान सिंह को लगा कि शायद बिट्टू को गुस्सा आ गया है कि इतनी सुबह सुबह उसे खेतों में वो ले आया। फिर उसने देखा कि खेतों में पानी भरपूर मात्रा में दे दिया जा चुका है। अब पानी उलझने लगा था। ये देखकर मान सिंह बोले, बस बस रहने दे, बहुत पानी हो गया देना। लेकिन फिर भी वो जो भी था उसने मान सिंह की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने इस बार भी जवाब नहीं दिया और बस पानी यूं ही उलझता रहा। करीब 1 घंटे तक वो यूं ही पानी उलझाता रहा। वो एक प्रेत था। ये देखकर मान सिंह को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बिट्टू उसे चुनौती दे रहा है। उसने कहा, अच्छा तो तुझे क्या लगता है कि मैं भी कोई कमज़ोर हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? कहते हुए उन्होंने भी गुस्से से खेतों में पानी उलझना शुरू कर दिया। जब तक सूरज निकल आया था और जैसे ही दिन के उजाले में मान सिंह ने उस शख्स को देखा तो पाया कि वो तो उसका बिट्टू नहीं बल्कि कोई और ही था। जब तक वो उससे कुछ कहता वो शख्स वहाँ से जाने लगा और वहाँ से आगे निकल गया। ये देखकर मान सिंह जोर से बोला, तू कौन है? ये सुनकर वो शख्स जो कि एक प्रेत था वो उनसे बोला, ताकतवर थे तो बच गए, वरना तेरे थकते ही मैं तुझे मार डालता। इतना कहकर वो जाने लगा। पीछे से मान सिंह बस देखता ही रह गया। मतलब कि इतनी देर से जो उसके साथ था वो एक प्रेत था जो उसके थकने की राह देख रहा था ताकि वो उसे मार सकता। वो शख्स जाते जाते एकदम से धुआं हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वो कभी था ही नहीं। मान सिंह गुस्से से घर की तरफ गए। घर जाते ही उन्होंने बिट्टू को उठाकर जोर से 2 थप्पड़ मारे और कहा, तुझे मैंने खेतों में आने के लिए कहा था ना, और तू यहाँ पर सोया पड़ा है। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए
और जब सबने कारण पूछा तो मान सिंह ने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी कि कैसे एक प्रेत उनके साथ था और अगर वो थक जाते हैं तो उनकी जान भी वो ले लेता। ये सुनकर घर के सारे लोग घबरा गए। वो तो अच्छा था कि मान सिंह एक ताकतवर और बलिष्ठ व्यक्ति थे। भले ही उनकी उम्र काफ़ी हो गए थे लेकिन वो आज भी उतने ही फुर्तीले थे। तो इस तरह से उनकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रितेश के परिवार को उस नए घर में शिफ्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। दोनों के बच्चे भी थे। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक बात थी जो थोड़ी अजीब थी। जब से वो रहने के लिए यहाँ पर आए थे उन्हें बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, जैसे कि कोई उन पर हर पल नज़र रखे हुए है। कई बार उन्हें अजीब तरह की रात को आवाज़ भी सुनाई देती थी, लेकिन वो लोग भी कभी इस बात को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे वो रात को आने वाली आवाज़ और भी तेज होती गई, जिससे कि रितेश का परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक रात की बात है, उन्हें ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आ रही थी और वो इतनी तेज थी कि रितेश और उसकी पत्नी दोनों आधी रात को गहरी नींद से जाग उठे। उन्होंने आसपास देखा तो पाया कि वो आवाज़ उनके कमरे की ही अलमारी से आ रहे थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा डर और हैरानी से देखने लगे। बहुत ही हिम्मत करके रितेश ने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर अलमारी के सामने कर दिया। तब अचानक से अलमारी का दरवाज़ा अंदर से ही ज़ोर ज़ोर से ठकठकाने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा, जैसे उसे कोई खटखटा रहा हो। ऐसी आवाज़ें आने लगी। तभी अचानक से ही उस अलमारी का दरवाज़ा धड़ाम के साथ खुल गया और सब कुछ अचानक शांत हो गया। यहाँ रितेश ने अपना टॉर्च अभी भी अलमारी के तरफ ही किया हुआ था। तब उसने और उसकी पत्नी ने जो देखा, उस चीज़ को देखकर दोनों की खिड़की बंद गई। उन्होंने देखा कि अंदर कोई चेहरा था जो झांक रहा था, जिसकी दो लाल आंखें बहुत ही तेज चमक रहे थे और चेहरे के एक तरफ बाल लटक रहे थे। उस चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर दोनों की चीख निकल गई और रितेश के हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। पर फिर भी थोड़ा संभल कर रितेश ने फिर से अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च फिर से अलमारी की तरफ की। तब उसने देखा कि अलमारी तो खुली हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। रितेश बड़ी ही हिम्मत करके और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा और अलमारी की तरफ बढ़कर अलमारी को अंदर से अच्छे से देखने लगा, लेकिन वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था। रितेश और उसकी पत्नी को ये कोई अनहोनी की आशंका लगने लगी और कई दिनों से जो कुछ भी महसूस हो रहा था, शायद आज उन्हें वो दिख भी गया। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो है इस घर में, लेकिन वो अपने और अपने परिवार को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए दूसरे ही दिन रितेश ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर चले गए। और फिर वो घर फिर से वीरान हो गया। एक चीज़ थी जो अभी भी उस खाली घर में हो रही थी। रात के समय उस अलमारी से अभी भी खटखटाने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।